Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 5, Unit Number 7, Force and Machine. फोर्स क्या होती है और मशीन क्या होती है, मशीन की कितनी टाइप्स होती हैं, सिंपल मशीन्स कौन कौन सी होती हैं और उसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं और वो कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 61. Page number 62, Inertia. Sir Isaac Newton was the first scientist to describe how things would move if no force were acting on them. सर आइजैक न्यूटन वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने ये बयान किया, ये बताया कि अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो कैसे हरकत करेगी. हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, उनके मोशन का पहला लॉ ये कहता है, इफ़ समथिंग हैज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इट विल स्टे स्टिल, वो अपनी जगह पर रुकी रहेगी. इफ़ मूविंग, अगर वो चल रही है, इट विल कीप मूविंग, तो वो हरकत करती रहेगी एट अ स्टेडी स्पीड, एक मुस्तहकम सी, एक नॉर्मल सी स्पीड पे, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में. मोस्ट थिंग्स हैव सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम, बहुत सी चीज़ों के ऊपर एक ही वक्त में बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, एवरीथिंग फील्स द पुल ऑफ ग्रेविटी, हर एक चीज़ ज़मीन की कशिश को महसूस करती है. एंड मूविंग थिंग्स हैव फ्रिक्शन ट्राइंग टू स्लो देम डाउन, और हरकत करती हुई चीज़ों पे फ्रिक्शन होती है जो उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है. Sometimes the forces acting on an object cancel each other out. कभी कभार एक चीज़ पे असर करने वाली दो मुख्तलिफ फोर्सेस एक दूसरे का असर ज़ाइल कर देती हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं. Then it behaves as if it has no force acting on it at all. तो वो उस चीज़ इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे उस पर कोई चीज़ एक्ट कर ही नहीं रही थी, कोई फोर्स उसके अंदर थी ही नहीं. इट ओबेज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो चीज़ न्यूटन के पहले कानून को मान रही है, उसके मुताबिक चल रही है. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ टू थिंक ऑफ अ स्पेसशिप. न्यूटन के पहले कानून को समझने के लिए बेहतर तरीका एक खलाई जहाज़ के बारे में सोचना है. ट्रैवलिंग इन आउटर स्पेस विद वेयर देर इज़ नो ग्रेविटी, जो कि खला में सफ़र कर रहा है जहाँ क़ुव्वत सकल यानी ग्रेविटी नहीं है. स्पेसशिप हैज़ नो इंजन टू पुश इट बट देर इज़ नो फ्रिक्शन और अदर फोर्सेस टू स्लो इट डाउन. खला में उस स्पेसशिप के अंदर जो इंजन है वो बंद है और वो उसको आगे नहीं धकेल रहा, और ना ही खला में फ्रिक्शन है और या दूसरे फोर्सेस हैं जो उसको आहिस्ता करेंगे. इट जस्ट ट्रैवल्स ऑन, वो चलता रहेगा ऑन एट द सेम स्पीड एज इट इज़ द सेम डायरेक्शन, एक ही स्पीड में और एक ही सिमत में. दिस टेंडेंसी टू कीप गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम स्पीड इज़ कॉल्ड इनर्शिया. उसकी एक ही सिमत में एक ही रफ्तार से जाने की सलाहियत को इनर्शिया कहते हैं. पेज नंबर 63, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिशे सकल, ज़मीन की फोर्स. ग्रेविटी इज़ द नेम गिवन टू द फोर्स दैट मेक्स ऑल थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड. ग्रेविटी यानी कशिशे सकल नाम दिया जाता है उस कशिश को या फोर्स को जिसकी वजह से चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं. हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, किसी भी एक चीज़ को स्प्रिंग बैलेंस के एक सिरे से लटकाएं. एंड यू कैन मेजर द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ, तो आप उस चीज़ पर ज़मीन की नीचे की तरफ जो खींची जाने वाली फोर्स है उसको मेजर कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं.
दिस पुल इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये खिंचाव, उस चीज़ का ज़मीन की तरफ खिंचाव ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश शकल कहलाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड मोस्ट थिंग्स firmly टू द ग्राउंड। ज़मीन की कशिश शकल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है कि वो ज़मीन पर मौजूद तकरीबन हर चीज़ को मजबूती से पकड़े हुए होती है। पेज नंबर 63, mass. When we want to know how much material an object contains, we measure its mass. जब हम ये जानना चाहते हैं कि एक मटेरियल जिस चीज़ से बना हुआ है वो कितनी क्वांटिटी में अपने अंदर रखता है, तो हम उसका मैस मेजर करते हैं। मैस इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। ग्राम्स के लिए यूनिट जी एंड किलोग्राम्स के लिए kg। The mass of an object remains the same no matter where the object is. किसी भी चीज़ का मैस हमेशा सेम रहता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ किस जगह पर पड़ी है। चाहे वो टेबल पे है, चाहे वो हवा में है, चाहे वो ज़मीन पे है, उसका मैस हमेशा सेम ही रहता है। पेज नंबर 63, वेट, वज़न। वेट इज़ अनदर नेम फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। वेट ज़मीन की कशिश शकल का एक दूसरा नाम है। एज वेट इज़ अ फोर्स, चूँकि वज़न या वेट एक फोर्स कुव्वत है। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स, इसे न्यूटन्स में मापा जाता है। वी कैन यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी चीज़ का वज़न मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। ऑन अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर वेज 10 न्यूटन। ज़मीन पर हम किसी भी चीज़ का वज़न करेंगे, अगर वो 1 kg है तो उसका मतलब है कि वो 10 न्यूटन्स होगा, यानी 1 kg इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन्स। ऑन द मून, चाँद पे, द सेम मैस हैज़ अ डिफरेंट वेज। वही मैस होगा लेकिन उसका वेट डिफरेंट होगा। इट ओनली वेज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। जितना मैस उसका, जितना वेट उसका उस चीज़ का ज़मीन पे था, उस वेट का जो 6th पार्ट होगा, 1/6 पार्ट होगा, यानी उस वेट को हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो जो आंसर आएगा उतना वेट उसका मून पे होगा। बट द मैस इज स्टिल 1 kg, लेकिन अर्थ पे उसका मैस स्टिल 1 kg ही रहेगा। अर्थ पे उसका अगर 1 kg है यानी कि 10 न्यूटन, तो अगर हम चाँद पे मेजर करें कि चाँद पे कितने न्यूटन होगा, तो हम करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 6। 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारे पास वेट ऑन द मून। People often use the word weight when they really mean mass. लोग दर हकीकत वेट का यानी वज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब उनका मतलब होता है मैस क्या होता है। If you weight yourself, अगर आप अपना वज़न करें ऑन द weighing scale, मापने वाली मशीन पे, and the needle reads 50 kg, और आपको सुई बताती है कि आपका वज़न 50 kg है, you don't weight 50 kg, आपका वज़न 50 kg, आपका वेट 50 kg नहीं होगा। यू हैव अ मैस ऑफ 50 kg, आपका मैस 50 kg होगा और आपका जो वेट होगा वो होगा 500 न्यूटन्स। पेज नंबर 63, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक किसी भी चीज़ की हरकत के ऊपर फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होते हैं, फोर्स क्या असर डालती है। अ फोर्स कैन गिव एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स, एक कुव्वत जो होती है वो किसी भी चीज़ को एनर्जी देती है, कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट, स्टॉप और चेंज इट्स मोशन, जो कि उसकी हरकत को या तो शुरू करता है, रोकती है, या फिर उसकी हरकत को तब्दील कर देती है। फोर्सेस अक्कर इन पेयर्स। फोर्सेस हमेशा ग्रुप या जोड़ी की सूरत में होती हैं। इट एंड कैन आइदर बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड।
ये या तो बैलेंस यानी मतवासी होती हैं या अनबैलेंस गैर मतवासी होती हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन। बैलेंस फोर्सेस की वजह से मोशन में तब्दीली नहीं आती यानी हरकत तब्दील नहीं होती। दे आर इक्वल इन साइज बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी एक चीज़ राइट से आ रही है, एक चीज़ लेफ़्ट से आ रही है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, लेकिन वो साइज़ तो उनका एक ही है। दो बॉल्स हैं एक ही साइज़ की, एक साइड लेफ़्ट साइड से आ रही है, एक राइट साइड से आ रही है, वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, उनका साइज़ इक्वल है, वो एक दूसरे की मोशन चेंज नहीं करेंगी। यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स है। इन एन आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन, एक रेसलिंग के मुकाबले में बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान, हु आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, दोनों तकरीबन बराबर के मजबूत हैं, बराबर के ताकतवर हैं। देयर विल प्रोबेबली बी अ टाइम, एक वक्त ऐसा आएगा, व्हेन बोथ विल बी पुशिंग इक्वली हार्ड, जो दोनों वो एक दूसरे को बराबर दबा रहे होंगे, धकेल रहे होंगे। एंड देयर आर्म्स विल स्टे इन द सेम प्लेस, और उन दोनों की बाजुएं एक ही जगह पर होंगी। पेज नंबर 64। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ पीपल आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो दोनों लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो बराबर मिकदार में लगा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ डायरेक्शन, मुख्तलिफ सिमतों से लगा रहे हैं। द टू फोर्सेस कैंसल ईच अदर आउट एंड द रिजल्टिंग फोर्स इज ज़ीरो। दोनों की फोर्सेस यानी राइट साइड वाले पर्सन और लेफ़्ट साइड वाले पर्सन दोनों एक दूसरे पे बराबर जोर लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो वो दोनों फोर्सेस जो अप्लाई कर रहे हैं, दोनों की फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। द रिजल्टिंग फोर्स इज ज़ीरो, यानी मोशन कहीं नहीं होगा। देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन मोशन, यानी वो अपनी जगह पर खड़े वैसे ही ज़ोर लगाते रहेंगे, क्योंकि दोनों का जो ज़ोर है वो एक जितनी क्वांटिटी में है, इसलिए चेंज मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों उसी तरह रहेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ अ टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन। एक और मिसाल लेते हैं हम रस्सी खींचने के मुकाबले से। इन दिस केस, इस केस में फोर्सेज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, फोर्सेज एक दूसरे से पीछे यानी रस्सी को पीछे खींचा जा रहा होता है। इफ़ द टू टीम्स हैव इक्वल स्ट्रेंथ और फोर्स, अगर दोनों टीम्स बराबर की ताकतवर हैं और एक जैसी फोर्स लगा रही हैं, द रोप विल स्टे इन द सेम प्लेस, रस्सी अपनी ही जगह पर वैसे ही रहेगी। अगेन द रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो एंड देयर इज़ नो चेंज इन मोशन। दोबारा से जो रिजल्टिंग फोर्स है वो ज़ीरो ही रहेगी और मोशन में कोई तब्दीली, हरकत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑलवेज कॉज अ चेंज इन मोशन। गैर मतवाज़ी फोर्सेस हमेशा हरकत में, मोशन में तब्दीली पैदा करती हैं। दे आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, वो बराबर और मुखालिफ नहीं होती। वन टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्सर्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दो अनबैलेंस्ड फोर्सेस को मुखालिफ सिमतों में लगाया जाता है, their combined force is equal to the difference between the two forces exerted and in the direction of the large force। जब मुखालिफ सिमत में दो जो है ना अनबैलेंस फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है, तो वो आपस में मिल जाती हैं और इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो डायरेक्शन को ज़्यादा तब्दील कर सकती हैं। अनबैलेंस फोर्सेस कैन ऑल्सो बी एक्सर्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अनबैलेंस फोर्सेस को हम ऑपोजिट के बजाय सेम डायरेक्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इफ़ टू पीपल पुश्ड अ कार, अगर दो लोग एक गाड़ी को धक्का देंगे, अब वो दोनों लोग एक ही साइड से गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, द रिजल्टेंट फोर्स इन द कार विल बी द सेम ऑफ द फोर्सेस ऑफ बोथ पर्सन। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी कि दोनों पीपल की फोर्सेस को हम प्लस कर देंगे, एंड विल बी इन द चेंज इन द डायरेक्शन विच अप्लाई द फोर्स। और डायरेक्शन क्या होगी कि जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो गाड़ी आगे को बढ़ेगी। पेज नंबर 65। Two important things to remember when working with balanced and unbalanced force are:
जब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात कर रहे हों तो उसके लिए जो दो ज़रूरी चीज़ें याद रखनी चाहिए वो हैं फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन बाय एडिशन, कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही होगी तो उन्हें हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर दिया जाएगा। एंड फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन कंबाइन बाय सब्ट्रैक्शन, जबकि दो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली फोर्सेस को हम सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके ऐड एक दूसरे में कंबाइन करते हैं। पेज नंबर 65, फ्रिक्शन। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी सतह बिल्कुल हमवार हो। सम हाईली पॉलिश सर्फेसेस सीम्स टू बी परफेक्टली स्मूथ। कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिश हुई हुई सतहें ऐसी होती हैं जो दिखने में मुकम्मल तौर पर नरम लगती हैं। बट इफ़ यू लुक एट दी सर्फेसेस विद अ माइक्रोस्कोप, लेकिन अगर आप इन सतहों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, यू विल सी, आप देखेंगे दैट दे हैव रफ एजेस, के उनके किनारे खुरदरे हैं। When these rough edges rub against each other, जब इन खुरदरे किनारों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, they produce a force called friction। ये एक कुवत या फोर्स पैदा करते हैं जो फ्रिक्शन कहलाती है। So we can say that friction is the force that is produced when two surfaces rub against each other। हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो तब पैदा होती है जब दो सतहों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है। फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप द सर्फेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। फ्रिक्शन दो सतहों को एक दूसरे पर से फिसलने से रोकती है। फॉर स्मूथ सर्फेसेस लाइक आइस एंड ग्लास द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस। मुलायम सतहें जैसे कि बर्फ़ और शीशा, इनकी फ्रिक्शन कम होती है। फॉर रफ सर्फेसेस, और खुरदरी सतहें जैसे कि लकड़ी, रबड़ और सैंड पेपर यानी रेगमाल, इनकी फ्रिक्शन इनमें ज़्यादा होती है। देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन योर हैंड्स व्हेन यू रब देम टुगेदर। जब आप अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उनके दरमियान में भी फ्रिक्शन होती है। देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड व्हेन यू वॉक। जब आप चल रहे होते हैं तो आपके जूतों और ज़मीन के दरमियान में भी फ्रिक्शन होती है। एंड बिटवीन द टायर्स ऑफ योर बाइसाइकिल एंड द ग्राउंड व्हेन यू पुश द पैडल्स। और जब आप पैडल चला रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, तो आपकी साइकिल के टायर और ज़मीन के दरमियान में भी फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू गिव योर शूज़ and the tires of your bicycle a grip on the ground। फ्रिक्शन आपको ज़मीन पर अपने जूते और टायरों, साइकिल के टायर को पकड़े रहने में मदद करती है। When you write with your pencil, जब आप पेंसिल से लिखते हैं, फ्रिक्शन causes millions of carbon atom to rub off from the end of the pencil। फ्रिक्शन अरबों कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ रगड़ती है जो कि पेंसिल के सिरे पे होते हैं। दैट लीव्स अ ब्लैक मार्क ऑन द पेपर, जो कि आपस में रगड़ खाकर कागज़ के ऊपर एक स्याह निशान छोड़ जाते हैं। फ्रिक्शन हेल्प्स इन ऑल काइंड्स ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हर तरह की हरकत में मदद करती है, सच एज जैसे कि वॉकिंग चलना, राइटिंग लिखना, क्लाइंबिंग चढ़ना, एंड सो ऑन और भी। इट हेल्प्स व्हीकल्स टू मूव ऑन द रोड्स। ये गाड़ियों को मदद करती है सड़क पर चलने में। बाय अलाउंग दैम टायर्स टू ग्रिप द सरफेस, इनके टायरों को ज़मीन की सतह के साथ पकड़कर। पेज नंबर 66, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन। Friction is partially due to tiny bumps on surfaces that are in contact with each other। फ्रिक्शन की कुछ मिकदार किसी भी सतह पर मौजूद उन छोटे छोटे उभारों की वजह से होती है जिनका एक दूसरे से कांटेक्ट होता है। एंड पार्शली ड्यू टू द एटम्स इन द टू मटीरियल विच टेंड टू स्टिक विद ईच अदर, और कुछ
उन एटम्स की वजह से होती है जो दो मटेरियल्स के दरमियान आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। पेज नंबर 66, फ्लूइड फ्रिक्शन। मटेरियल्स दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। वो चीज़ें जो बह सकती हैं फ्लूइड्स कहलाती हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। माया और गैसेस ये फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स कैन ऑल्सो कॉज फ्रिक्शन। फ्लूइड्स भी फ्रिक्शन की वजह बनते हैं। व्हेन अ कार इज ट्रैवलिंग फास्ट ऑन अ मोटरवे, जब एक गाड़ी मोटरवे पे तेज़ रफ्तारी से जा रही है, एयर रेजिस्टेंस इज द लार्जेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स पुशिंग अगेंस्ट इट। हवा की फोर्स या एयर रेजिस्टेंस जो है, हवा के दबाव जो है, वो सबसे बड़ी फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो उसे पुश कर रही है। रोइंग अ बोट नीड्स अ लॉट ऑफ फोर्स टू पुश इट फॉरवर्ड अगेंस्ट वाटर रेजिस्टेंस। एक तूफान में फंसी हुई एक कश्ती को बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है वाटर रेजिस्टेंस से निकलने के लिए। The resistance experienced by swimmers, runners, cyclists and motor racing driver is often referred to as a drag force. वो रेजिस्टेंस जो कि तैराक, भागने वाले रनर्स जो रेस वगैरह में हिस्सा लेते हैं, साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाले और मोटर रेसिंग ड्राइवर जो गाड़ियाँ चलाने वाले जो रेसर्स होते हैं, वो जिस रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी उन्हें जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, ड्रैग फोर्स कहलाती है। द अमाउंट ऑफ ड्रैग विल डिपेंड ग्रेटली ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ड्रैग कितनी अमाउंट में होगी, इस बात का इन्हिसार इस चीज़ पर होता है कि जो चीज़ है, यानी जिस चीज़ का सहारा लिया जा रहा है, जिस चीज़ के ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी शेप कैसी है, and the way in which the fluid or air flow past it, और जिस रास्ते से, यानी जिस रास्ते के थ्रू फ्लूइड या हवा उसके ऊपर से गुजर रही है वो कैसा है। If the object allows it to flow smoothly, अगर ऑब्जेक्ट हवा को या पानी को अपने ऊपर से बहुत आसानी से बहने की इजाज़त देता है, इट विल क्रिएट लेस फ्रिक्शन, ये कम फ्रिक्शन पैदा करेगी। देन एन ऑब्जेक्ट दैट विल डिस्टर्ब द फ्लो, उसकी निस्बत जो कि इस बहाव को रोकता है या ख़राब करता है। पेज नंबर 67। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ स्विमर विल एक्सपीरियंस लेस ड्रैग बाय लेइंग फ्लैट इन द वाटर। एक तैराक कम ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या उसको कम ड्रैग फोर्स का सामना करने पड़ेगा जब वो पानी पे सीधा लेटा होगा। अ साइक्लिस्ट कैन रिड्यूस ड्रैग बाय बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वेयरिंग अ पॉइंटेड हेलमेट। साइक्लिस्ट यानी साइकिल चलाने वाले ड्रैग फोर्स को कम कर सकते हैं आगे की जानिब झुककर और एक नोकदार हेलमेट पहनकर। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, a skydiver will be pulled rapidly to the ground due to gravitational force. फ्री फॉल के दौरान एक स्काई डाइवर तेज़ी से ज़मीन की जानिब जा रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऑन ओपनिंग द पैराशूट, जब वो पैराशूट खोलता है, एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ग्रेटली, हवा की जो रेजिस्टेंस है वो तेज़ी से पैदा होती है, equaling the force of gravity, and the diver will continue to fall but at a slow speed until he reaches the ground. जैसे ही वो पैराशूट खोलता है, एयर रेजिस्टेंस तेज़ी से इंक्रीज़ होती है और वो उतनी मिकदार में ही हो जाती है जितनी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों सेम हो जाती हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइवर नीचे तो आ रहा होता है लेकिन उसकी स्पीड ग्राउंड तक पहुंचने से कम हो जाती है। पेज 67। फ्रिक्शन कैन बी हार्मफुल। फ्रिक्शन नुकसानदेह होती है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन की फोर्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन हीट पैदा करती है। दिस वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, इस तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती है। द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन वियर आउट बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक मशीन के दो चलते हुए हिस्से ख़राब हो जाते हैं आपस में रगड़ खाने की वजह से। पेज नंबर 67, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। Lubricants such as oil and grease are used in machines to reduce friction. Lubricants जैसे कि तेल और ग्रीस वगैरह को मशीनों में फ्रिक्शन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। They form a thin layer between the moving surfaces. ये दो हरकत करती हुई सतहों के दरमियान में एक पतली सी तह बना देती हैं, preventing them from rubbing together, जो कि उन दो चीज़ों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। Ball bearing reduce friction by rolling rather than dragging across a surface. Ball bearings फ्रिक्शन कम करते हैं दो सतहों के दरमियान घूम कर, ना कि रगड़ कर। An object moving through a liquid or gas experience friction which causes drag. एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ जो कि एक लिक्विड या गैस में हरकत कर रही है, उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा जो कि ड्रैग की सूरत में आएगी, जो कि ड्रैग पैदा करेगी, स्लोइंग डाउन द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की उस चीज़ की हरकत को आहिस्ता कर देगी। टू रिड्यूस दिस ड्रैग, इस ड्रैग को आहिस्ता करने के लिए, कम करने के लिए, शिप्स, सबमरीन्स, रेसिंग कार्स एंड एयरक्राफ्ट्स आर ऑल स्ट्रीमलाइंड। बहरी जहाज़, सबमरीन्स, रेसिंग कार्स और तैयारे वगैरह सब स्ट्रीमलाइन शेप में बनाए जाते हैं। शेप सो दैट द वाटर और एयर will flow smoothly over their surfaces when they are moving at great speed, ताकि पानी या हवा जिसमें भी वो हरकत कर रहे हैं वो तेज़ी से इनके ऊपर से गुज़र सके। पेज नंबर 68, Dolphins, sharks and other fish are well streamlined and glide through the water with ease. डॉल्फिन, शार्क और दूसरी तमाम मछलियाँ बेहतरीन तरह से स्ट्रीमलाइंड होती हैं, इस वजह से वो पानी पे बहुत आसानी से तैर सकती हैं। व्हील्स आर ऑफन यूज्ड टू डिक्रीज फ्रिक्शन, पहियों को भी फ्रिक्शन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 68, सिंपल मशीन्स, सादा मशीनें। मोस्ट मशीन दैट वी यूज़ टुडे आर मेड अप ऑफ मैनी मूविंग पार्ट्स, ज़्यादातर मशीनें जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं बहुत से हरकत करते हुए हिस्सों से मिलकर बनी हैं। ईच पार्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल मशीन, हर एक हिस्से को हम एक सादा मशीन कहते हैं। मशीन गिव्स अस मैकेनिकल एडवांटेज, मशीनें हमें मैकेनिकल एडवांटेज देती हैं, यानी की फ़ायदा देती हैं, विच इज़ द एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज़ गेन्ड बाय यूजिंग सिंपल मशीन्स, जो कि एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि सादा मशीनों को इस्तेमाल करके हासिल की जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, लेस एफर्ट नीड, कम ताकत का इस्तेमाल होता है, टू बी अप्लाइड टू डू मोर वर्क, ज़्यादा काम करने के लिए। पेज नंबर 68, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, सादा मशीनों की अक़साम। लिवर्स, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रूज, व्हील्स एंड एक्सल एंड पुलीज आर ऑल सिंपल मशीन। लिवर, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील, एक्सल, पुली, ये सब सादा मशीनें हैं। ऑल मशीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज सिंपल मशीन्स, तमाम मशीनें इनमें से एक या एक से ज़्यादा सादा मशीनों से मिलकर बनी होती हैं।
Page number 68, liver. A liver is a simple machine in the form of an arm which can lift a heavy load by applying very little effort. लिवर एक सादा मशीन होती है जो कि एक बाजू की तरह होती है। इसके ज़रिए से हम बहुत भारी वज़न कम ताकत लगाकर उठा सकते हैं। द पॉइंट ऑन विच अ लिवर रेस्ट, वो हिस्सा या वो सिरा जहाँ पे एक लिवर को रेस्ट देते हैं या उसका सहारा लेता है, अबाउट विच इट टर्न्स, या जिस पे वो घूमता है, इस कॉल्ड द फल्क्रम कहलाता है। द फल्क्रम कैन बी एनीवेयर, फल्क्रम कहीं भी हो सकता है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ आर्म, पूरी बाजू की लंबाई पे कहीं पे भी। द पावर दैट इज़ अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज़ कॉल्ड द एफर्ट, वो ताकत जो वज़न उठाने के लिए लगाई जाती है एफर्ट कहलाती है। एंड द वेट दैट इज़ लिफ्टेड, और वज़न जो उठाया जा रहा है इज़ कॉल्ड द लोड, वो लोड कहलाता है। वाइल रिमूविंग द लिड ऑफ अ कैन विद अ स्पून, एक कैन के ढक्कन को हटाने की चम्मच की मदद से हटाने के दौरान द एज ऑफ द कैन एक्ट्स एज द फल्क्रम, कैन का जो सिरा है वो फल्क्रम के जैसे एक्ट करेगा। टू पुश द हैंडल ऑफ स्पून डाउन, स्पून के हैंडल को, चम्मच के हैंडल को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलेंगे। एंड मूव द लिड अपवर्ड, जो कि ढक्कन को ऊपर उठाएगा, वो एफर्ट अप्लाई की जा रही है। पेज 69, टाइप्स ऑफ लिवर्स, लिवर की अक़साम। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर, लिवर की पहली किस्म में फल्क्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड, फल्क्रम एफर्ट और लोड के दरमियान में होता है। एज इन अ सीसॉ और अ पेयर ऑफ सीजर, जैसा कि एक सीसॉ या एक कैंची में। इन द सेकेंड टाइप ऑफ लिवर, लिवर की दूसरी किस्म में द फल्क्रम इज़ एट वन एंड, फल्क्रम एक सिरे पर होता है। एंड द लोड इज़ बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, और लोड फल्क्रम और एफर्ट के दरमियान होता है। एज इन द व्हील बैरो, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर एंड टोंग्स, जैसा कि एक रेडी, बोतल खोलने वाली मशीन, नट क्रैकर यानी नट्स तोड़ने वाले हथियार, और चिमटे में। इन द थर्ड टाइप ऑफ लिवर, लिवर की तीसरी किस्म में द फल्क्रम इज़ एट वन एंड एंड द एफर्ट इज़ बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड, एक सिरे पे फल्क्रम होता है और लोड एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान होता है। एज इन द ह्यूमन फॉर आर्म, जैसे कि इंसानी बाजू में। अ हॉकी स्टिक, एक हॉकी की छड़ी में। एंड अ फिशिंग रॉड, और एक मछली पकड़ने वाले रॉड में होता है। Page 69, inclined plane. A heavy load can be raised more easily by pulling it along a sloping surface than by lifting it. एक भारी वज़न को ऊपर की तरफ आसानी से उठाया जा सकता है, उसको एक ढलानदार सरफेस से, एक ढलानदार सतह से ऊपर खींचकर, बजाय उसके उठाने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, a sloping plan can be used to push a wheelbarrow up a high steep. एक ढलानदार तख्ता इस्तेमाल किया जाता है रेडी को ऊपरी सतह पर धकेलने के लिए। पेज नंबर 69, wedge. A wedge is actually two inclined planes put together. wedge दरअसल दो inclined planes आपस में जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये एक सादा मशीन है। विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि एक फोर्स की सिमत को बदल देती है। एज वेल एज इंक्रीज इट, और उसके साथ साथ उसे बढ़ा भी देती है। एन एक्स इज़ अ वेज, एक कुल्हाड़ा एक वेज है। विच इज़ यूज्ड एज अ कटिंग मशीन, जो कि एक काटने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल होता है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एक्स क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग साइडवेज फोर्स दैट स्प्लिट्स द वुड। कुल्हाड़े की नीचे की तरफ हरकत साइडों इतराफ की जानिब एक मजबूत फोर्स पैदा करती है, जिसकी मदद से लकड़ी दो टुकड़ों में तकसीम हो जाती है।
A sharp axe has a greater splitting force than a blunt one. एक तेज़ कुल्हाड़ी की स्प्लिटिंग फोर्स ज़्यादा होगी बनिस्बत के ख़राब या कम धार वाले के।